हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू अवर चैनल अपी जी के। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे चैप्टर नंबर 5। इससे पहले 4 चैप्टर्स कवर कर चुके हैं। तो आज का चैप्टर का नाम है कि राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चुनाव का दिन था। जब शंकरन उठा तो उसने देखा कि उसके नाना नानी वोट डालने जा रहे थे। ये शंकरन नाम का एक लड़का था। ये जो उठा उस दिन मतलब चुनाव का दिन था, तो ये सोचने लगा उसके नाना नानी जो थे वो वोट डालने जा रहे थे। दरअसल वे चुनाव केंद्र पर सबसे पहले पहुंचना चाहते थे। शंकरन जानना चाहता था कि आखिर वे इतने उत्साहित क्यों हैं। उसके नाना जी ने उसे जल्दी में समझाने की कोशिश की और कहा, आज हम अपने शासकों का चुनाव करने जा रहे हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं कैसे शासकों का चुनाव हुआ, किस तरह से राजा बने और किस तरह से एक प्राचीन गणराज्य का निर्माण हुआ। इस बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। कुछ लोग शासक कैसे बने। सबसे पहले क्वेश्चन यही उठता है कि लोग शासक बने कैसे। तो लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं। कैसे करते हैं? तो इनका चुनाव हम लोग मतदान के जरिए करते आ रहे हैं। ठीक है। लेकिन बहुत पहले लोग शासक कैसे बने? करीब 3000 साल पहले। कितने साल पहले? तो 3000 साल पहले कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। कैसे? तो बड़े बड़े यज्ञ किया करते थे और राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो जाया करते थे। अश्वमेध यज्ञ था, जिसका अश्वमेध एक यज्ञ हुआ करता था। ये एक ऐसा आयोजन था, इसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देखभाल में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था और इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहां अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब ये होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उनसे ज़्यादा शक्तिशाली है। अब देखो यहाँ पे ये होता था कि एक राजा अश्वमेध यज्ञ करता था और एक घोड़े को स्वतंत्र रूप से छोड़ देता था, और अगर उस घोड़े को पकड़ता था कोई युद्ध तो उसे अश्वमेध करने वाले राजा से युद्ध करना पड़ता था, और अगर नहीं पकड़ता था तो अश्वमेध करने वाला जो राजा होता था वह उस राजा से अधिक शक्तिशाली माना जाता था। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। ये यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था। इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित भी किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। जो अश्वमेध करता था उस राजा को बहुत ही शक्तिशाली मानते थे। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे। जितने भी राजाओं को आमंत्रित किया जाता था यज्ञ में, वे राजा के लिए क्या लाते थे? तो उपहार लाते थे। इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान जो होता था उसे राज सिंहासन या बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था। युद्ध क्षेत्र में राजा का जो सारथी उसका सहचर होता था। जो राजा का सारथी होता था वह क्या होता था? उसका सहचर होता था। और यज्ञ के अवसर पर वह राजा की विजयों तथा अन्य गुणों का गान करता था। जो उसका सहचर होता था वो क्या काम करता था? तो राजा की विजयों एवं उसके अन्य गुण होते थे उनका गान किया करता था। और राजा के सगे संबंधी खासकर उसकी रानियों तथा पुत्रों को भी कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। तो जो राजा की जो रानियां हुआ करती थी या फिर उनके पुत्र हुआ करते थे उन्हें भी कई प्रकार के अनुष्ठान करने होते थे। और अन्य सारे जो आमंत्रित राजा हुआ करते थे इनका काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना होता था। तो जिनको आमंत्रित किया जाता था तो वह यज्ञ की प्रक्रिया को देखा करते थे बैठ के। और राजा के ऊपर पुरोहित जो है वह पवित्र जल के छिड़काव के साथ साथ अन्य कई अनुष्ठान करता था। विष अथवा वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे। उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। जो शूद्र होते थे उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल भी नहीं किया जाता था। अब यहाँ पे बात करते हैं हम लोग वर्ण की। ठीक है, वर्ण क्या है? तो उस समय 4 सामाजिक वर्ग थे। कितने सामाजिक वर्ग थे? तो 4 सामाजिक वर्ग थे। कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। तो ब्राह्मणों का काम क्या था? वेदों का अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ करना, ये काम था ब्राह्मणों का, जिनके लिए उन्हें उपहार भी दिया जाता था। लेकिन जो क्षत्रिय हुआ करते थे इनका काम क्या होता था? तो क्षत्रियों का काम हुआ करता था युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना। तो लोगों की रक्षा करना, युद्ध करने का जो काम था वो क्षत्रियों को दिया गया था। और वैश्यों का काम था कि खेती करना, पशुपालना तथा व्यापार करना। व्यापार, खेती और पशुपालन का काम जो है वो वैश्यों को दिया गया था। और शूद्रों का काम था अन्य जो 3 ये जातियां हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन वर्गों की सेवा करना। ये काम किसे दिया गया था? तो ये काम जो है ये शूद्रों को दिया गया था। ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं जनपद के बारे में। ठीक है।
तो जनपद के बारे में देखिएगा, महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा न होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। जनपद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो जन के बसने की जगह होता है, जहाँ जन बसते हैं मतलब जनता, वह जगह होती है। अब महत्वपूर्ण जनपद जो है, अभी हम लोग मानचित्र देखेंगे, उसमें दिखाए गए हैं सभी जनपदों का वर्णन किया गया है, अभी हम आपको दिखाएंगे। पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की है, ठीक है। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अतरंजी खेड़ा इनमें प्रमुख हैं। खुदाई से ये पता चलता है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। किसे? तो मवेशियों और अन्य जानवरों को पालते थे। चावल, गेहूं, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल तथा सरसों जैसी फसल को भी उगाते थे इन जनपदों में, ठीक है। ये किसने बताया है? तो पुरातत्वविदों ने बताया है। यहाँ पे एक धूसर पात्र दिखाया गया है, देखिएगा इमेज में, देखिएगा यहाँ पे एक धूसर पात्र दिखाया गया है। ये जो है ये इमेज में दिखाया गया है, ये एनसीईआरटी की बुक में दिया गया है। तो ये जो पात्र है, ये इस तरह के पात्रों में ज़्यादातर थालियाँ और कटोरियाँ ही मिली हैं। ये पात्र बहुत ही पतली सतह के, सुंदर और चिकने हैं। शायद इसका प्रयोग खास मौक़ों पर महत्वपूर्ण लोगों को भोजन परोसने के लिए किया जाता था। ऐसा माना जाता है कि ये महत्वपूर्ण लोग जो होते थे उनको भोजन परोसने के लिए किया जाता था। इस तरह से थाली और कटोरियाँ ही ज़्यादा पाए गए हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण लोगों के लिए, मतलब उनको स्पेशल फील कराने के लिए इनका प्रयोग किया जाता था। आगे देखते हैं। लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे, इनमें कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे, जैसा कि अभी हमने आपको चित्र में दिखाया। इन पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना जाता है। जैसा कि इनके नाम से ही स्पष्ट है, इन बर्तनों में चित्रकारी की गई। ये आमतौर पर सरल रेखाओं तथा ज्यामितीय आकृतियों के रूप में है। अभी हमने आपको धूसर पात्र दिखाया। अब बात हो गई जनपद की। आगे हम लोग देखते हैं महाजनपद, ठीक है। अब पढ़ेंगे महाजनपद के बारे में। तो करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए, इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। अभी जब हम लोग मानचित्र देखेंगे तो इनमें कुछ महाजनपदों को भी दिखाया गया है। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। तो महाजनपदों की राजधानी कितनी होती थी? एक। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी, अर्थात इनके और चारों ओर लकड़ी, ईंट या फिर पत्थर की ऊंची दीवारें भी बनाई जाती थी। तो महाजनपदों के चारों ओर क्या किया जाता था? तो ऊंची दीवारें भी बनाई जाती थी। और फ्रेंड्स, ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया हो। लोग ऐसे मानते थे कि अन्य राजाओं से मतलब सुरक्षा करने के लिए डरकर ये निर्माण किया गया हो। कुछ राजा जो होते थे वह अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि और शक्ति का भी प्रदर्शन करते थे। ऐसा नहीं था कि ये लोग डर के मारे ही करते थे, कुछ राजा इसे अपनी समृद्धि और शक्ति का भी प्रदर्शन करने के लिए करते थे। इस तरह के किले के अंदर रहने वाले लोग और उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता होगा। इस तरह की विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना की भी आवश्यकता होती थी। जब कोई विशाल दीवार का निर्माण करोगे तो उसके लिए योजना तो बनानी ही पड़ेगी और लाखों की संख्या में ईंटों तथा पत्थरों का भी इंतजाम करना पड़ेगा। हजारों स्त्री, पुरुष तथा बच्चों ने इसके लिए अथक परिश्रम भी किया होगा। इनके लिए संसाधनों की आवश्यकता भी पड़ती होगी। जब किसी भी चीज़ का निर्माण करोगे तो उसके लिए आपको योजना भी बनानी पड़ेगी और उसके लिए कई लोगों की भी आवश्यकता होगी। यहाँ पे फ्रेंड्स देखिएगा, ये एक कौशाम्बी किले की एक दीवार दिखाई गई है। आप लोग देखिएगा किस तरह की दीवारें बनी होती थी। ये चित्र जो है आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास मिली ईंट की दीवार का अवशेष है। इसके एक भाग का निर्माण क्षमता 2500 साल पहले हुआ था। तो इस तरह से राजा जो हुआ करते थे अपने किले के चारों ओर क्या कर लिए थे, ऐसे करके दीवार जो है वो उठवाते थे, निर्माण करवाते थे, किलेबंदी करवा लिया करते थे, ठीक है, इस तरह से। तो ये जो है ये उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास मिली ईंट की एक दीवार का अवशेष है। इसे पुरातत्वविद मानते हैं कि ये लगभग 2500 साल पहले हुआ था। इसका निर्माण कितने वर्ष पहले? तो 2500 वर्ष पहले माना जाता है, 2500 साल पहले, ठीक है। अब हम आप लोग देखते हैं मानचित्र। इस मानचित्र में दिखाए गए महाजनपद और जनपद, ठीक है। ये महत्वपूर्ण जनपद और महाजनपद तथा नगर भी दिखाए गए, देखिएगा। तो सबसे यहाँ पे देखिए काबुल नदी दिखाई गई है। तो यहाँ पे देखिए गंधार, ठीक है, यहाँ पे झेलम नदी है और ये है चेनाब और रावी और ब्यास नदी। ये किसकी? सतलुज नदी। ये सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हैं, ठीक है।
और यहाँ पे देखिएगा महानगर दिखाया गया, महाजनपद वो क्या है, तक्षशिला, ठीक है। और हस्तिनापुर, कौशाम्बी, वैशाली, मगध, उज्जैन, ये सब क्या है, तो ये सब महाजनपद और नगर थे। इसके बाद हम लोग जनपद देखते हैं। जो जनपद है तो गांधार है, गांधार के साथ साथ और क्या है, कुरु है, ठीक है, अवंती है, ये उज्जैन के पास में अवंती, उज्जैन नर्मदा नदी के किनारे है, ठीक है। और इसके साथ साथ आप लोग और देखिएगा, बज्जी हो गया है, अंग है, ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ पे निकली है, ये गंगा नदी है, ठीक है। और ये नदियाँ यहाँ से निकल के यहाँ पे क्या बनाती है, सुंदरबन डेल्टा बनाती हैं, ठीक है। इस तरफ ये बंगाल की खाड़ी दी गई है, ये पूर्वी है, ये पश्चिमी पठार है, ठीक है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे तुंगभद्रा नदी है, पेन्नार नदी और कावेरी नदी। और नीचे की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पे श्रीलंका दिया गया है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है। ये आपने दीवार देख ली, आगे पॉइंट है कि अब राजा जो हुआ करते थे वे क्या करते थे, तो पहले तो उन्होंने दीवार बनवा ली, किलेबंदी करवा लेते थे। उसके बाद क्या हुआ करते थे, वे सेना रखने लगे। तो राजा जो हुए वे सेना रखने लगे और सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। सिपाहियों को वेतन भी देने लगे और उन्हें पूरे साल रखते थे। और कुछ जो भुगतान हुआ करते थे ये आहत सिक्कों से हुआ करते थे। ये जब हम लोग आगे चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें आपको आहत सिक्कों का भी चित्र दिखाएंगे के रूप में होता था। इन सिक्कों के बारे में हम लोग चैप्टर नंबर 8 में पढ़ेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कर। तो कर क्या हुआ करते थे, ठीक है। तो महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे। ये बात तो हम लोगों ने ऊपर पढ़ ली। इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की भी आवश्यकता होती है। जब वो विशाल किले बनवाएंगे या फिर सेना रखेंगे तो उसके लिए उन्हें धन की तो आवश्यकता पड़ेगी और संसाधनों की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो कर्मचारियों की आवश्यकता होती थी इसलिए उन्हें। और अतः महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर ही निर्भर न रहकर अब वह क्या किया करते थे, तो नियमित रूप से कर वसूलने लगे थे। अब वह सिर्फ उपहारों पर डिपेंड नहीं रहते थे बल्कि नियमित रूप से कर भी वसूलने लगे थे। तो ये कर किस प्रकार के होते थे और किन किन पर ये कर वसूले जाते थे, तो ये फसलों पर लगाए गए कर, फसलों पर कर लगाया जाता था। कारीगरों के ऊपर कर लगाए जाते थे। पशुपालकों, जानवरों या उनके उत्पादन के रूप में भी कर देना पड़ता था। जो पशुपालक थे उनको भी कर देना पड़ता था। और व्यापारियों को सामान पर कर देना पड़ता था। जो व्यापारी हुआ करते थे उन्हें सामान के ऊपर भी कर देना पड़ता था। और आखेटकों तथा संग्राहकों को जंगल से जो प्राप्त वस्तुएं होती थी वह देने पड़ती थी। जो आखेटक होते थे, तो आखेटक किसे कहते हैं, तो शिकारियों को कहा जाता है। ये चैप्टर नंबर 1 पढ़ा था तभी हमने आपको बताया था। और संग्राहक कौन होते थे, जो भोजन का संग्रहण करते थे उन्हें संग्राहक कहते थे, ठीक है। तो ये लोग जो जंगल से जो भी इन्हें वस्तुएं प्राप्त होती थी तो वह उन्हें कर के रूप में राजा को देनी पड़ती थी। और फसलों पर भी कर लगाए जाते थे, कारीगरों पर लगाए जाते थे, पशुपालकों, जानवरों पर, व्यापारियों पर और आखेटकों पर। तो ये आपको याद रखना है किस किस पे कर लगाए जाते थे। अब कृषि में परिवर्तन किस प्रकार हुआ इस बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। तो इस युग में कृषि के क्षेत्र में 2 बड़े परिवर्तन आए। वे कौन कौन से हैं, तो हल्के फाल अब लोहे के बनने लगे। जो हल्के फाल होते थे वे काहे के बनने लगे, तो लोहे के बनने लगे। अब कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे की फाल से आसानी से जोता जा सकता। पहले काहे के होते थे फाल, तो या तो पत्थर के हुआ करते थे या फिर लकड़ी के हुआ करते थे। लेकिन अब क्या हुआ, अब परिवर्तन हुआ और अब लोहे के फाल हो गया। जब लोहे के फाल होगा तो जमीन में जो कठोर मिट्टी होती थी उसको जोतने के लिए लोहे के फाल का प्रयोग करते थे, तो वो जुताई जो है आसानी से हो जाती थी। इससे फसलों की उपज भी बढ़ गई। दूसरे लोगों ने धान के पौधों का रोपण शुरू किया, अर्थात खेतों में बीज छिड़ककर धान उपजाने के बजाय धान की पौध तैयार कर उनका रोपण शुरू किया गया। एक तो ये लोग लोहे का हल प्रयोग करने लगे, दूसरे इन्होंने धान का रोपण शुरू कर दिया। पहले बीज बो लेते थे, उसके बाद पेड़ों को ये लगाते थे अलग अलग से, ठीक है। अब जो है पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा पौधे जीवित रह जाते थे, इसलिए पैदावार भी क्या होती थी, तो ज़्यादा होने लगी, ठीक है। जब पौधे ज़्यादा जीवित रहने लगे तो पैदावार भी क्या हुई, तो ज़्यादा होने लगी थी, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे सूक्ष्म निरीक्षण मगध। सबसे पहले मगध राज्य के बारे में पढ़ेंगे। ये सबसे शक्तिशाली राज्य हुआ, तो इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। अभी जब मानचित्र 4 देखा था तो उसमें मगध का वर्णन किया गया था। आइए फिर से देखते हैं। मानचित्र में आपको मगध दिखाया गया था। इसमें देखिए कहाँ पे है मगध, यहाँ पे ये दिया गया है मगध। देखिएगा ये वैशाली के नीचे दिया गया मगध। ये जो है सबसे शक्तिशाली राज्य हुआ मगध। प्रेजेंट टाइम में मगध को क्या कहते हैं, तो बिहार के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे डिटेल से। देखिएगा यहाँ पे,
तो लगभग 200 सालों के भीतर, कितने सालों के भीतर, तो लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। ठीक है, गंगा और सोन जैसी नदियां मगध से होकर बहती थी। कौन सी, तो गंगा और सोन जैसी नदियां कहाँ से होकर बहती थी, तो मगध से। यातायात और जल वितरण और जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। ये नदियां जो थी किस लिए, तो एक तो यातायात के लिए, दूसरा जल वितरण के लिए और तीसरा जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। मगध का एक हिस्सा जो है जंगलों से भरा था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर और उन्हें प्रशिक्षित कर सेना के काम में लगाया जाता था। यही नहीं, जंगलों से घर, गाड़ियां तथा रथ बनाने के लिए लकड़ी मिलती थी। इसके अलावा इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें हैं। मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए ये महत्वपूर्ण उपयोगी थी। क्या, जो अयस्क खदानें थी ये औजार बनाने के लिए और हथियार बनाने के लिए क्या थी, तो बहुत ही उपयोगी थी। अब देखते हैं हम लोग कि मगध में दो बहुत ही शक्तिशाली शासक हुए। वह शक्तिशाली शासक कौन कौन हुए, तो मगध में अगर दो शक्तिशाली शासकों की बात की जाए तो बिंबिसार तथा अजातशत्रु हुए। ठीक है, बिंबिसार और अजातशत्रु ये मगध में सबसे शक्तिशाली शासक हुए। अन्य जनपदों को जीतने के लिए ये हर संभव साधन अपनाते थे। कौन, तो बिंबिसार और अजातशत्रु। महापद्मानंद और एक महत्वपूर्ण शासक थे। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस महाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग तक फैला लिया। किसने, तो महापद्मानंद ने। ठीक है, बिहार में राजगृह जो कि आधुनिक में राजगीर है, ये कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। क्या, तो राजगृह जो है ये मगध की कई सालों तक राजधानी बनी रही। बाद में मगध की राजधानी कहाँ हो गई, तो पाटलिपुत्र हो गई, जो कि प्रेजेंट टाइम में पटना के नाम से जानते हैं, राजधानी बनाया गया। अब फ्रेंड्स 2300 साल से भी पहले की बात है। कितने, तो 2300 साल से भी पहले की बात है। मैसिडोनिया का राजा जिसका नाम था सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। पूरी तरह सफल ना होने पर वह मिस्र और पश्चिम एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में ये ब्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया। जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। वह इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना है। यानी कि जो सिकंदर था ये लगभग 2300 साल पहले ही भारत आना चाहता था, परंतु इसकी सेना जो थी वह डर गई थी और डर के कारण ये ब्यास नदी के किनारे तक ही पहुंचा था। वहां से इसकी सेना ने आगे जाने के लिए इनकार कर दिया था, तो ये वहां से वापस लौट गया था। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि सिकंदर वापस लौट के भारत कब आया था, किस सन में आया था। तो ये 2300 साल पहले तो पहले ही आना चाहता था, लेकिन ये उस समय नहीं आया क्योंकि इसकी सेना ने मना कर दिया था, इनकार कर दिया, और ये बाद में आया। तो बाद में कब आया आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अब हम लोगों ने मगध के बारे में पढ़ लिया, अब हम लोग पढ़ेंगे वज्जी के बारे में। जैसे कि तुमने ऊपर पढ़ा मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था, उसके नज़दीक ही एक बज्जी राज्य था। कौन सा, तो बज्जी राज्य था। जैसे कि अभी हमने इमेज में भी देखा था, जब मानचित्र देखा था तो उसमें बज्जी राज्य का दिखाया गया था, जिसकी राजधानी कहाँ थी, तो जिसकी राजधानी वैशाली थी। वैशाली अभी प्रेजेंट टाइम में बिहार में है। यहाँ एक अलग किस्म का शासन व्यवस्था थी जिसे क्या कहते थे, जिसे गण या फिर संघ कहते थे। गण या संघ में कई शासक होते थे और इनमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। सभाओं में बैठकर ये बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना है और किस तरह करना है। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर चर्चाएं करते थे। ये एक सभा बनाते थे जिसमें सभी लोग बैठकर सभाएं करते थे और किस तरह से शत्रुओं से निपटना है या उनका आक्रमण कैसे करना है, ये सब मिलकर चर्चाएं किया करते थे। स्त्रियां, दास तथा कामकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं लेती थी। तो जो दास हुआ करते थे, ये कामकार हुआ करते थे, वह जो थे वे इन सभाओं में हिस्सा नहीं लिया करते थे। तो आज हमने मगध और बज्जी राज्य के बारे में पढ़ा और किस तरह से लोग शासक बने, ये सब हम लोगों ने इस चैप्टर से ये जानकारी प्राप्त की। अब यहाँ पे देखिएगा बज्र संघ का ये वर्णन दीघ निकाय से मिलता है। किसमें, तो दीघ निकाय में मिलता है। दीघ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है। कैसा ग्रंथ है, तो ये बौद्ध ग्रंथ है जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं। इन्हें करीब 2300 साल पहले लिखा गया है। कब लिखा गया है, तो 2300 साल पहले। अब फ्रेंड्स अजातशत्रु और बज्जी संघ के बारे में हम लोग जानकारी
यहाँ पे प्राप्त करेंगे। अजातशत्रु बज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। जो अजातशत्रु थे ये बज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। उन्होंने क्या किया, तो मंत्री तो जो थे उनके वशुकार को बुद्ध के पास सलाह लेने के लिए भेजा। अब जो अजातशत्रु था ये बज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहता था, तो इसने सोचा कि जब आक्रमण करना है उससे पहले बुद्ध के पास कुछ सलाह ले लेते हैं कि हमें आक्रमण किस तरह करना चाहिए और कैसे इन पर विजय पाई जा सकती। तो उसका एक मंत्री था जिसका नाम था वशुकार। उसने उसको बुद्ध के पास भेज दिया ये जानने के लिए कि बज्जी संघ पर आक्रमण कैसे किया जाए, या फिर उन पर आक्रमण करना भी चाहिए या नहीं, या मुझे विजय प्राप्त होगी या नहीं। तो जब वो वशुकार है वो जो जाता है बुद्ध के पास, तो बुद्ध ने उनसे पूछा कि क्या बज्जी सभाएं नियमित रूप से होती हैं, क्योंकि जो बज्जी के लोग थे उनके अंदर एकता बहुत थी तथा उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं। जब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है, उन्होंने कहा कि बज्जीवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक, तो बुद्ध ने कहा कि बज्जीवासी जो है उनमें एकता बहुत है, और उन्होंने बताया कि बज्जीवासियों पर आक्रमण कब तक नहीं किया जा सकता, ये वो लोग कब तक उन्नति करते रहेंगे। तो उन्होंने इसके कुछ पॉइंट बताया कि तब तक बज्जीवासियों का कोई कुछ नहीं कर सकता जब तक वे ये कार्य करते रहेंगे। तो बज्जीवासी किया करते थे, तो वे पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे, आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे, पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे, बड़ों का सम्मान समर्थन और उनकी बातों पर ध्यान देते रहेंगे, बज्जी महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे और बंधक नहीं बनाएंगे, शहरों तथा गांव में चैत्यों का रखरखाव करेंगे, विभिन्न मतावलंबी संतों का सम्मान करेंगे और उनके आने जाने पर कोई रोक नहीं लगाएंगे। तो बज्जी शासक जब तक ऐसा करते रहेंगे तब तक उनकी उन्नति के लिए कोई नहीं रोक सकता। ये बात बुद्ध ने कही थी किससे, तो वशुकार से। ठीक है, वशुकार कौन था, तो अजातशत्रु का मंत्री था। तो फ्रेंड्स ये चैप्टर यहीं तक था जिसमें हमने मगध और बज्जी के बारे में पढ़ा, अजातशत्रु और बिंबिसार के बारे में भी पढ़ा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, इससे पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और बता दें, अभी हम लोग चैप्टर नंबर जब 9 पढ़ेंगे, इसमें कई शक्तिशाली राजाओं इन संघों को जीतना चाहते थे। इसके बावजूद भी उनका राज्य अवशेष लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा। उसके बाद गुप्त शासकों ने गढ़ और संघ पर विजय प्राप्त की और उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया। जब हम लोग चैप्टर नंबर 9 पढ़ेंगे तो उसमें इस बारे में चर्चा करेंगे। अब फ्रेंड्स यहाँ पे इस चैप्टर में लास्ट में क्या बचता है, कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं जो कि आपको याद रखनी चाहिए। वह तिथियां क्या है, तो नए शासक कब बने, लगभग 3000 साल पहले। महाजनपद की शुरुआत भी लगभग 3000 साल पहले हुई। सिकंदर का आक्रमण, दीघ निकाय का लेखन जो है ये 2300 साल पहले मिला है। ठीक है, गढ़ या संघ राज्यों का अंत जो हुआ है ये 1500 साल पहले हुआ है। तो आज का चैप्टर यहीं पे होता है फिनिश। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, अगर आपको स्पेशली हमारी मेहनत पसंद आई है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर ऑफ एवरीवन। तब तक के लिए बाय बाय।